तो फ्रेंड्स वेलकम टू फोकस स्टडी। आज है 3 जून 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 3 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। आज की पहली न्यूज़ है चाइना मेड सिग्निफिकेंट डिप्लॉयमेंट। ये डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा कहा गया है। डिफेंस मिनिस्टर ने एक्नॉलेज किया है कि चाइना हैड मूव्ड ट्रूप्स इन सिग्निफिकेंट नंबर इन ऑनगोइंग स्टैंड ऑफ ऑन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इंडिया और चाइना के बीच जो काफ़ी लंबे टाइम से स्टैंड ऑफ की कंडीशन एलएसी पे देखी जा रही है, उसमें चाइना ने अपने काफ़ी सारे सैनिकों को एलएसी पे तैनात कर दिया है और काफ़ी ज़्यादा नंबर हैं इन सैनिकों का, ऐसी बात कही गई है डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो इंडिया और चाइना के बीच जो ये पूरा स्टैंड ऑफ चल रहा है ये मेनली 4 लोकेशन पे है। 3 जो लोकेशन है वो लद्दाख के रीजन में है और एक लोकेशन है सिक्किम के रीजन में। लद्दाख रीजन में जो 3 लोकेशन है वो मेनली ईस्टर्न लद्दाख में है, जिसमें से सोंगपो लेक, गालवान रिवर वैली और धेनचेक, ये 3 लोकेशन है। और सिक्किम में नाकुला पास पे चाइनीज़ ट्रूप्स के द्वारा अपनी जो एलएसी के काफ़ी ज़्यादा पास आने की कोशिश की गई है और जिसको अपोज किया जा रहा है इंडियन ट्रूप्स के द्वारा। तो यहाँ पर अभी जो करंट स्टेटस है इस पर्टिकुलर स्टैंड ऑफ का, इस फेस ऑफ का, तो मिलिट्री लेवल पे ये बातचीत चल रही है और अभी तक कोई कॉन्क्रीट रिजोल्यूशन नहीं अचीव किया जा सका है। यानी ये जो टॉक है ये अभी तक कोई फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंची है और इसके लिए जो पॉलिटिकल लेवल पर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के लेवल पर और सेक्रेटरी के लेवल पर जो बातचीत है वो की जानी है। तो ये स्टैंड ऑफ है, ये 4 लोकेशन पे है, ये इम्पॉर्टेंट है टेरिटरी है। सोंगपो लेक, गालवान रिवर वैली हॉट स्प्रिंग एरिया है ईस्टर्न लद्दाख में और चौथी लोकेशन है नाकुला पास सिक्किम में। इस न्यूज़ के साथ ही पेज नंबर 11 पे एक न्यूज़ है वो हम साथ में ही देख लेते हैं। डेप्सेंग टेंशन इको 2013 स्टैंड ऑफ। डेप्सेंग एक प्लेन एरिया है तिब्बत प्लेट्यू पे जो इंडिया और चाइना दोनों पे स्थित है। इसका कुछ पार्ट इंडिया में आता है और कुछ पार्ट चाइना में आता है। इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो डेप्सेंग प्लेन आर लोकेटेड ऑन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लद्दाख रीजन में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का एरिया है उसी एरिया में डेप्सोंग प्लेन स्थित है दैट सेपरेट इंडियन एंड चाइनीज़ कंट्रोल रीजन। चाइनीज़ आर्मी ने 1962 में जब वॉर के टाइम चाइनीज़ आर्मी एलएसी पे आई थी तो काफ़ी बड़े एरिया को डेप्सेंग प्लेन को इसने अपने कब्जे में ले लिया था। और इसमें मेनली अगर हम बात करें तो डेप्सेंग प्लेन का वेस्टर्न साइड का एरिया इंडिया कंट्रोल करता है और ईस्टर्न साइड का एरिया चाइना कंट्रोल करता है। ये तिब्बत प्लेट्यू का पार्ट है, एक प्लेन एरिया है। बेसिकली ये जो एरिया है ये अक्साई चिन के एरिया में आता है विच इज़ कंट्रोल्ड बाई चाइना बट क्लेम्ड बाई इंडिया। तो इंडिया का जो अक्साई चिन का एरिया है जो चाइना ने 1962 में हड़प लिया था उस एरिया का ही पार्ट है डेप्सोंग प्लेन। और 1962 वॉर में चाइना ने अपनी जो फौज है उसका डिप्लॉयमेंट बड़े लेवल पर इस एरिया में किया था और उसके बाद ही इसने ये जो एक्साई चिन का एरिया अपने कंट्रोल में ले लिया था, या इंडिया का जो एरिया है वो अपने कंट्रोल में ले लिया था। 1962 के बाद 2013 में भी चाइनीज़ पीएलए के ट्रूप्स ने अपने टेम्परेरी कैंप बनाए थे डेप्सोंग के एरिया में बट लेटर विड्रॉ कर लिया इन सबको आफ्टर डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट विद इंडिया। तो डेप्सोंग एरिया भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है और चाइना ने 1962 में भी इसको हड़पने की कोशिश की थी। 2013 में भी इस पर अपनी फौज का डिप्लॉयमेंट किया था। जो 2013 में इंडिया और चाइना के बीच जो डिप्लोमेटिक कन्वर्सेशंस हुए थे, डायलॉग हुए थे, उसके बाद 2013 में जो ट्रूप्स है वो वापस लिए थे डेप्सोंग एरिया से चाइना ने। तो ये स्ट्रेटेजिक एरिया है और इसमें फिर से इस बार के स्टैंड ऑफ में भी चाइना के जो आर्मी है उसकी हैवी प्रेजेंस देखी जा रही है। रिपोर्ट्स ऑफ हैवी चाइनीज प्रेजेंस एज एट डेप्सोंग एन एरिया एट ए क्रूशियल डिप कॉल्ड द बल्ज ऑन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हैव इंक्रीज टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइनीज ट्रूप्स। तो डेप्सोंग एरिया में चाइना की बड़ी संख्या में प्रेजेंस होना एक नया टेंशन क्रिएट कर रही है। पीएलए के जो ट्रूप्स हैं, पीएलए का मतलब है पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना, चाइना की जो आर्मी है उसको पीएलए बोला जाता है। तो पीएलए ट्रूप्स ने अपने टेंट गाड़ दिए हैं इन एरिया में। अपने जो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स होते हैं, रोड बनाने वाले इक्विपमेंट्स और बाकी काम करने के लिए इन लोकेशंस में हैवी इक्विपमेंट ट्रांसफ़र कर दिए हैं। यानी कि अपने इक्विपमेंट वाली गाड़ियों को लेके चाइना के जो सैनिक हैं वो इस एरिया में काफ़ी बड़ी संख्या में पहुंच गए हैं। ये वेस्टर्न सेक्टर में आता है। अगर हम जम्मू कश्मीर का मैप देखें
रफ मैप का आइडिया लगाएं तो इस तरह का यहाँ पर है, ये एरिया है अक्साई चीन का एरिया, और यहाँ पर बिल्कुल टिप पे है डेप्संग। तो यहाँ पर टिप के एरिया पे है डेप्संग। तो ये एरिया इसलिए भी स्ट्रेटेजिक माना जा रहा है बिकॉज सेंगपो लेक की तरह, जो सेंगपो लेक है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि इसका कुछ पार्ट इंडिया में आता है, कुछ पार्ट चाइना में आता है, उसी तरह से डेप्संग प्लेन का भी एरिया का वेस्टर्न पार्ट इंडिया कंट्रोल करता है, ईस्टर्न पार्ट चाइना कंट्रोल करता है, और ये अक्साई चीन के अंतर्गत आता है। अक्साई चीन का एरिया पूरी तरीके से चाइना ने 1962 में कंट्रोल में ले लिया था। तो यहाँ पर 1962 वॉर के बारे में बताया गया है कि जो भी बिल्डअप हैं 1962 में किए गए थे, उसी तरह से चाइना के द्वारा अभी डेप्संग एरिया पे अपना बिल्डअप किया जा रहा है। और 2013 में भी चाइना ने ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन जो पॉलिटिकल प्रेशर था और जो डिप्लोमेटिक लेवल पे डायलॉग हुए थे, उसके बाद वो चाइना के द्वारा अपनी आर्मी वापस ले ली गई। तो ये जो पर्टिकुलर डायलॉग है, ये जो इंसिडेंट है, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र शिव शंकर मैनन के इंटरव्यू में उनके द्वारा बताया गया। 2013 में इंडिया की तरफ से जो कदम उठाए गए थे, वैसे कदम उठाने की ज़रूरत है, और इस बार की जो प्रॉब्लम है थोड़ी सी डिफरेंट है, उसके बारे में भी इनके द्वारा बताया गया है। इनके द्वारा बताया गया है कि ईस्टर्न लद्दाख रीजन में इंडिया की जो प्रेजेंस है, एक तो आर्मी की प्रेजेंस बढ़ाई जानी चाहिए, दूसरी अब हमारे टैंक की प्रेजेंट भी बढ़ाई जानी चाहिए। यानी कि इंडिया के जो टैंक हैं और जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी ईस्टर्न लद्दाख में अवेलेबल होने चाहिए, ताकि अगर कोई इवेंचुअलिटी एकदम से आती है तो उनको टैकल किया जा सके। इसीलिए 2014 से जो T-72 टैंक है वो ईस्टर्न लद्दाख में डिप्लॉय किया जा रहा है। अगर हम 1962 की बात करें तो 1962 टैंक 1962 में जो वॉर हुई थी, उस समय कुछ टैंक्स को एयरलिफ्ट करके लद्दाख में ले जाना पड़ा था वॉर के दौरान, बिकॉज वॉर से पहले वहाँ पर टैंक नहीं थे युद्ध लड़ने के लिए। तो उस वॉर में जो इंडिया को एक बहुत बड़ा झटका लगा था, उसका कारण ये भी है कि टाइम से इंडिया के पास जो इक्विपमेंट हैं जो लड़ाई के लिए चाहिए वो अवेलेबल नहीं थे ईस्टर्न लद्दाख में। अपनी लोकेशंस पे तो थे ये सारे टैंक, लेकिन अपने ईस्टर्न लद्दाख में अवेलेबल नहीं थे। इसलिए 2014 से टैंक को ले जाने की जो प्रोसेस है वो शुरू की जा रही है, और उसके साथ ही साथ टैंक से रिलेटेड जो पर्सोनल हैं वो भी ईस्टर्न लद्दाख में थोड़े टाइम वहाँ पर रहें, सो दैट वो वहाँ के एनवायरनमेंट को एब्जॉर्ब कर लें, और वहाँ के एनवायरनमेंट में उनको टैंक को ऑपरेट करने में और बाकी जो ऑपरेशन होते हैं उनको करने में कोई दिक्कत ना आए। तो दो प्रॉब्लम है, एक तो वहाँ पर टैंकों का प्रेजेंस होना, यानी कि इंडिया के जो इक्विपमेंट हैं, सिक्योरिटी इक्विपमेंट है और जो सेना के इक्विपमेंट है उनका प्रेजेंट। दूसरा, लद्दाख के चिली एटमॉस्फेयर में उन इक्विपमेंट को चलाने वाले जो पर्सोनल है वो उस एनवायरनमेंट में इन इक्विपमेंट को चला सके, ये दूसरा चैलेंज है। तो इसीलिए एक टैंक रेजिमेंट 2014 में डिप्लॉय की गई थी और दूसरी टैंक रेजिमेंट 2016 में डिप्लॉय की गई है विद इवेंचुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग फुल ब्रिगेड। तो पूरी ब्रिगेड वहाँ पर इस्टेब्लिश करने के ऑब्जेक्टिव से ये दो टैंक रेजिमेंट इस्टेब्लिश की जा चुकी हैं। जो अभी करंट स्टैंड ऑफ इंडिया और चाइना के बीच है ये डिफरेंट है, ऐसा मानना है जो पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे शिव शंकर मैनन का। और इन्होंने बोला कि 2013 के मुकाबले इस बार की जो प्रोसेस है ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रही है। मोर देन 4 एरियाज़ में इंडिया और चाइना के बीच जो स्टैंड ऑफ है वो देखा गया है। तीन एरिया है लद्दाख के, एक एरिया है सिक्किम का। मोस्ट ऑफ द ट्रूप्स दैट वर मूव्ड ओवर पास्ट फ्यू वीक्स हैव फिनिश्ड देयर एक्लेमेटाइजेशन एंड हैव बीन डिप्लॉयड टू काउंटर चाइनीज बिल्डअप अलोंग गालवान रिवर वैली एंड फिंगर एरियाज ऑफ पैगोंग लेक। तो पैगोंग एक लेक में जो फिंगर एरिया है और जो गालवान रिवर वैली है जो हॉट स्प्रिंग एरिया है लद्दाख का, तो वहाँ पर अब जो ट्रूप्स पहुँचे हुए हैं वो फुल्ली एक्लेमेटाइज हैं, मतलब लद्दाख के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग वो अपना काम कर सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया की अपनी तरफ से जो प्रिपेयर्डनेस है टैंक पहुंचाने की और जो वहाँ सैनिक काम कर रहे हैं उनके एनवायरनमेंट से रिलेटेड वो पूरी की जा चुकी है। अभी यहाँ पर ये जो पेंडिंग चीज़ है वो है डिप्लोमेटिक लेवल की जो टॉक है वो की जानी चाहिए। तो ये बात बताई गई है डेप्संग एरिया के बारे में शिव शंकर मैनन फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की तरफ से। नेक्स्ट न्यूज़ है निसर्ग बैरल्स टुवर्ड्स मुंबई। अब जो साइक्लोन हमने कल पढ़ा था अरेबियन सी में बन रहा है वो धीरे धीरे करके मुंबई की साइड बढ़ रहा है, और मुंबई की साइड बढ़ने वाले इस साइक्लोन को नाम दिया गया है निसर्ग। निसर्ग नाम है इस साइक्लोन का,
और ये स्टार्ट हुआ था एक लो डिप्रेशन के रूप में, और धीरे धीरे ये जो लो डिप्रेशन है वो डीप डिप्रेशन और उसके बाद साइक्लोन में कन्वर्ट हो गया। साइक्लोन निसर्ग इसको नाम दिया गया है, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू मेक लैंडफॉल ऑन वेंसडे। आज ये लैंडफॉल करने वाला है साउथ ऑफ मुंबई, तो मुंबई की साइड चलेगा ये जो साइक्लोन है, और मानसून जो मुंबई इसके बाद पहुंचने वाला था उसके अराइवल को कुछ टाइम के लिए रोकने वाला है ये साइक्लोन, ऐसा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा बोला गया था। तो आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है मुंबई के लिए फॉर द फर्स्ट साइक्लोन दैट हैज़ फॉर्म्ड नियर द सिटी ऑन अरेबियन सी सिंस ए लॉन्ग टाइम। ये 1882 के बाद पहला साइक्लोन माना जा रहा है जो मुंबई में आने वाला है। नॉर्मली हमने पहले भी पढ़ा था, जो इंडिया का कोस्टल एरिया है, अगर हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो ये बे ऑफ बंगाल का एरिया है और इधर वाला एरिया अरेबियन सी का एरिया है। तो ज़्यादातर फ्रिक्वेंसी होती है साइक्लोन के बनने की बे ऑफ बंगाल के एरिया में, यानी कि इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में ही ज़्यादातर साइक्लोन हिट करते हैं, और सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है साइक्लोन के हिट करने की आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कोस्ट को। इस बार का जो एम्फन साइक्लोन आया था, इस बार के साइक्लोन की इंटेंसिटी तो बहुत ज़्यादा हाई थी, जिसने उड़ीसा को करीब करीब टच करते हुए ये वेस्ट बंगाल को के कोस्ट को इसने हिट किया। तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन के ओरिजिन होने की, क्योंकि बे ऑफ बंगाल का जो टेम्परेचर है ये नॉर्मली ज़्यादा होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हम कह सकते हैं कि अरेबियन सी में जो फ्रिक्वेंसी है साइक्लोन की वो बढ़ रही है, जिसके कारण पिछले साल भी कुछ साइक्लोन अपनी इंटेंसिटी से ज़्यादा देखे गए थे अरेबियन सी में, और इस बार भी ये साइक्लोन काफ़ी लंबे समय के बाद महाराष्ट्र और गुजरात के एरियाज़ में हिट करने वाला है। और अगर स्पेसिफिकली हम मुंबई की बात करें तो 1882 के बाद पहली बार मुंबई में इस लेवल का साइक्लोन आ रहा है। इस साइक्लोन से निपटने के लिए जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, सबको स्टैंड बाई पे रखा गया है कि अगर बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होती है तो इन सेनाओं का यूज़ किया जा सके, जिससे कि जो प्रॉपर्टी है और पब्लिक है उसको कम से कम लॉस हो। अब इस साइक्लोन के साथ साथ स्टॉर्म सर्ज की जो आशंका है वो भी बताई गई है आईएमडी के द्वारा। यानी कि यहाँ पर दो बातें की जा रही है, एक तो साइक्लोन के कारण जो लॉस है वो देखा जा सकता है, और साइक्लोन के कारण जो समुद्र का पानी है वो एक तरह से फ्लडिंग कर देता है कोस्टल एरियाज़ में, तो उस फ्लडिंग को बोला जाता है स्टॉर्म सर्ज। स्टॉर्म सर्ज 1 से 2 मीटर के आ सकते हैं, और ये टाइड के टाइम पे आते हैं। टाइड के टाइम पे अगर स्टॉर्म सर्ज आए, हाई टाइड के टाइम पर अगर स्टॉर्म सर्ज आता है तो जो फ्लडिंग होती है साइक्लोन के टाइम वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। एस्ट्रोनॉमिकल टाइड इज़ वेरी लाइकली टू इनंडेट लो लाइंग एरिया ऑफ मुंबई ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन। तो जो ये स्टॉर्म सर्ज है इसको स्टॉर्म फ्लड भी कहते हैं, टाइडल सर्ज भी कहते हैं, और स्टॉर्म टाइड भी कहते हैं। ये कोस्टल फ्लड कहा जा सकता है इसको, और ये सुनामी लाइक की जो कंडीशन है वो क्रिएट कर देता है। यानी कि ये बेसिकली राइजिंग लेवल ऑफ वाटर होता है। अगर जो साइक्लोन आता है ये वाटर लेवल पर, जो ओशियन का वाटर होता है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है, जिस प्रेशर के कारण वाटर लेवल अपने लेवल से काफ़ी ज़्यादा हाइट पे जाके जो कोस्टल एरिया है उनको फ्लड कर देता है। इसका कॉज क्या होता है? स्टॉर्म सर्ज इज़ अ राइज ऑफ सी लेवल दैट अकर ड्यूरिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के टाइम ही ये देखे जाते हैं। इंटेंस स्टॉर्म ऑल्सो नोन एज टाइफून और हरिकेन, और जितने ज़्यादा इंटेंस होंगे ये साइक्लोन उतना बड़े लेवल पे स्टॉर्म सर्ज देखे जा सकते हैं। जो भी स्टॉर्म होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं स्ट्रॉन्ग विंड के द्वारा। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन की विंड अगर स्ट्रॉन्ग होती, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही ज़्यादा स्टॉर्म सर्ज देखा जाएगा, उतने ही ऊपर तक पानी जाएगा, और जितना ही राइजिंग लेवल पानी का ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा फ्लडिंग की आशंका होती है। अ स्टॉर्म सर्ज इज प्राइमरीली कॉज्ड बाय रिलेशनशिप बिटवीन विंड एंड ओशियन सरफेस। तो बेसिकली ये विंड और ओशियन सरफेस का जो रिलेशनशिप है, अगर विंड जितनी ज़्यादा तेज होगी और ओशियन सरफेस में अगर टाइट की कंडीशन है तो वो स्टॉर्म सर्ज को और ज़्यादा बढ़ा देता है। यहाँ पर आईएमडी नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स के बारे में हम देख लेते हैं। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स इज़ एन इंडियन स्पेशलाइज्ड फोर्स जो बनाई गई है फॉर द पर्पस ऑफ स्पेशलिस्ट रिस्पांस टू ए थ्रेटनिंग डिज़ास्टर सिचुएशन और डिज़ास्टर।
एनडीआरएफ को बनाया गया है स्पेशल डिजास्टर से मीट आउट करने के लिए। इसी कारण से एनडीआरएफ की जो टीम्स हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है स्पेशलाइज्ड डिजास्टर से निपटने के लिए। और ये जो फोर्स है इसको बनाया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में, और 2005 के इस एक्ट के बाद 2006 में ये जो फोर्स है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स उसको एस्टेब्लिश किया गया। एपेक्स बॉडी इसकी क्या है? एपेक्स बॉडी है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो उसके अंतर्गत ही एनडीआरएफ काम करती है। इसका जो मेन मिनिस्ट्री है, रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके जो एग्जीक्यूटिव हैं एसएन प्रधान है, डायरेक्टर जनरल एसएन प्रधान। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2006 में। अगर हम साइक्लोन का रूट देखना चाहें, एम्फन साइक्लोन का रूट कुछ इस तरह से है। यहाँ पर न्यूज़ है निसर्ग जो साइक्लोन है ये यहाँ पर इसका रूट दिखाया गया है पेनिनसुलर इंडिया में। यहाँ पर ये मुंबई के कुछ दूरी पे क्रिएट हुआ है और इस तरह से इसका रूट होने वाला है। मुंबई में स्ट्राइक करने के टाइम ये एक सीवियर साइक्लोन का रूप ले लेगा, और जैसा हमने पहले भी देखा था, जैसे ही कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन लैंड पे स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है, इंटेंसिटी है, वो कम होती चली जाती है। तो यहाँ पर जो रेड मार्क है वो उसका मैक्सिमम रेड मार्क मुंबई तक है। उसके बाद ये जो इंटेंसिटी है साइक्लोन की कम होती जाएगी धीरे धीरे। मुंबई में जिस पल ये स्ट्राइक करेगा उस समय ऐसा माना जा रहा है कि 120 से 130 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार होगी इस विंड की, जो जिससे तूफान आ रहा है। 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जो साइक्लोन है हिट करने वाला है मुंबई को। उसके बाद इसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे करके कम होने वाली है। नेक्स्ट न्यूज़ है रैपिड जंप देखा गया है इंडिया में जो कोविड-19 के केसेस हैं। अब इंडिया में कोविड-19 के जो आज की डेट में केसेस हैं वो 2,07,000 से ज़्यादा हो गए हैं। अगर हम टोटल कंप्लीट ट्रेंड देखें तो यहाँ पर ग्राफ बताया गया है। पहले 50,000 केसेस इंडिया में इंक्रीज होने में 97 दिन लगे थे। करीब 100 दिन में शुरू के 50,000 केसेस बढ़े थे, फिर उसके आगे के 50,000 केसेस केवल 12 दिन में बढ़ गए, फिर उसके आगे के 50,000 केसेस यानी 1 से 1.5 लाख केवल 8 दिन में हो गए, और उसके बाद 1.5 से 2 लाख केवल 7 दिन में हो गए। तो किस स्पीड से ये जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। और इस महीने अगर मई 2nd और 3rd के बाद देखें तो ये बहुत तेज रफ्तार हुई है इस वायरस के बढ़ने की। तो अभी जो टोटल केसेस है 2,07,000 से ज़्यादा पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है ट्रंप इनवाइट्स मोदी फॉर G7 समिट। G7 समिट, G7 एक ग्रुप है कंट्रीज़ का, ग्रुप ऑफ 7 बोला जाता है। ये एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, कंसिस्ट ऑफ 7 लार्ज एडवांस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया की 7 सबसे बड़ी जो एडवांस इकोनॉमीज हैं उनका एक ग्रुप है G7। इसके मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं? इसके मेंबर हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1975 में। तो ये जो 7 देश हैं ये दुनिया के सबसे ज़्यादा एडवांस कंट्रीज़ मानी जाती हैं और इनकी इकॉनमी सबसे ज़्यादा फास्ट है, यानी कि इनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा तेज़ है। इसमें ये 7 कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछी जाती है। G7 जो ग्रुप है इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1975 में, और 1975 से हम याद रख सकते हैं कि इंडिया में जो इमरजेंसी है वो 1975 में लगाई गई थी। उसी समय G7 एस्टेब्लिश किया गया था वर्ल्ड लेवल पर। तो इस एक पॉइंट से लिंक करके भी याद रख सकते हैं। और ये जो कंट्री है इनको रिवाइज कर लेते हैं। ये कंट्री है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये जो मीट है इसको अभी पोस्टपोन किया गया है यूएसए के प्रेसिडेंट के द्वारा। ये मीट इस बार की यूएसए में होने वाली थी और अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। यूएसए ने इसको पोस्टपोन किया है फॉर ए टाइम बिंग, और इसमें 4 कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया है जिसमें इंडिया भी एक कंट्री है। हालांकि ये नहीं बताया गया है कि G7 में ये जो 4 कंपनी जिनको इन्वाइट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के द्वारा, ये परमानेंटली G7 के मेंबर बनने वाले हैं या फिर इनको केवल एज ए गेस्ट इनवाइट किया गया है। लेकिन इंडिया को इस मीट में यूएस प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया है। अगले जो 3 साल है इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बिकॉज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, WHO की जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, इसकी प्रेसिडेंटशिप इंडिया के हाथ में आने वाली है। तो और कोविड-19 के फेज़ में इंडिया के हाथ में WHO की जो प्रेसिडेंटशिप आने वाली है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की, वो इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता खोलती है और इंडिया को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देती है अपना रोल अच्छे से निभाने के लिए, और इंडिया के लिए एक वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है ये पर्टिकुलर जो अपॉर्चुनिटी है। तो
आगे देखना है कि G7 में भी इंडिया को अगर परमानेंट सीट मिलती है या एक स्ट्रांग पोजीशन मिलती है तो इंडिया का रोल भी वर्ल्ड जो इकोनॉमी है उसमें बढ़ने वाला है। तो पहले पेज की लास्ट न्यूज़ है, अनईजी फ्रंटियर रॉब्स लद्दाख हर्डर्स ऑफ पास्चर्स। अब जो चाइनीज़ ट्रूप्स के द्वारा जो स्टैंड ऑफ किया जा रहा है, जो अपने डिप्लॉयमेंट किए जा रहे हैं लद्दाख एरिया में, उसके कारण केवल पॉलिटिकल प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है, ये सोशल प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रही है। जैसे अगर हम बात करें लद्दाख रीजन में जो नोमैडिक कम्युनिटी होती हैं वो अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए पास्चर्स में माइग्रेट करती हैं, पास्चर्स के खोज के लिए। अब चाइना की जो ट्रूप्स है, जो आर्मी है, उन्होंने इंट्रूड कर दिया है 2 स्पेसिफिक लोकेशन पे। इसमें पहली लोकेशन है चुमूर लोकेशन और दूसरी है धेमचौक। चुमूर और धेमचौक ये 2 इंपॉर्टेंट लोकेशन है, चुमूर और धेमचौक। तो ये 2 लोकेशन है, जनवरी से ही चाइनीज़ आर्मी के द्वारा इनकर्सन किया गया इन एरियाज़ में। और उसके बाद जो लद्दाख की जो नोमैडिक कम्युनिटी है जिसको बोला जाता है चांगपा कम्युनिटी, ये कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है, ये इसका नाम इंपॉर्टेंट है, चांगपा कम्युनिटी। इनके लिए समर में पास्चर की जो सर्चिंग की जाती है, सर्च किया जाता है, वो बड़ा ज़्यादा चैलेंज क्रिएट कर रहा है आज के टाइम में। बिकॉज जो चांगपा कम्युनिटी है ये अपने जो बकरी हैं उनको चराने के लिए पास्चर की खोज करते हैं, लेकिन पास्चर्स के जो एरिया है वो चाइनीज़ फौज के द्वारा अपने कब्जे में ले लिए गए हैं इस स्टैंड ऑफ में। तो ये 2 लोकेशन है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखी गई है, चुमोर और धेमचौक। पीपल लिबरेशन आर्मी यानी चाइना की जो आर्मी है उसने 16 कैनाल्स का एरिया यानी करीब 2 एकड़ का कल्टिवेबल लैंड जो चुमोर में है उसमें 15 किलोमीटर अंदर तक धेमचौक में अपने डिप्लॉयमेंट किया है। और जिसके कारण से जो ट्रेडिशनल ग्रेजिंग पास्चर्स हैं और कल्टिवेबल लोलैंड है वो सारे चाइना के कब्जे में आ गए हैं। और जो लोकल लोग हैं जो अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए इन पास्चर्स में जाते थे उनके लिए वो पास्चर्स अब अवेलेबल नहीं है। और इसका फ़र्क क्या पड़ रहा है? इसका फ़र्क ये पड़ रहा है कि जो इनके पास बकरियां होती थी वो लंबे टाइम से खाना ना मिलने के कारण, यानी कि जो पास्चर्स अगर ऑक्युपाइड है तो भेड़ बकरियों को खाना नहीं मिलेगा तो उनकी डेथ हो रही है। कैस्केडिंग इफेक्ट दिस हैज़ रिजल्टेड इन ए शार्प राइज इन डेथ्स ऑफ यंग पश्मीना गोट्स दिस ईयर। पश्मीना गोट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन गोट से जो वूल निकाला जाता है वो पश्मीना शॉल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और पश्मीना शॉल एक वर्ल्ड फेमस क्वालिटी का शॉल है जिसकी काफ़ी डिमांड होती है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड लेवल पे पश्मीना जो वूल है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसको चांगथांग प्लेट्यू भी बोला जाता है लद्दाख में। तो ये कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है। एक तो कम्युनिटी का नाम है चांगपा कम्युनिटी। दूसरा ये बेल्ट है चुमूर बेल्ट की, इसको चांगथांग प्लेट्यू भी बोला जाता है। कौन सी गोट है यहाँ पर? पश्मीना गोट के लिए ये बात की जा रही है। इनके लिए पास्चर्स अवेलेबल नहीं है तो इनकी डेथ देखी जा रही है। पश्मीना गोट के अलावा जो इस एरिया के याक हैं ये भी मारे जा रहे हैं बिकॉज माइग्रेशन के बाद भी इनको पास्चर्स अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। मच वैल्यूड वूल फ्रॉम लद्दाख हर्ड इज एसेंशियल फॉर प्राइज्ड पश्मीना शॉल वोवन इन कश्मीर एंड फेमस फॉर देयर इंट्रिकेट हार्ड वर्क। तो पश्मीना वूल जो है, इससे जो पश्मीना शॉल बनाया जाता है, ये मच वैल्यूड है, काफ़ी महंगा भी मिलता है और काफ़ी इसकी वैल्यू के कारण काफ़ी डिमांड में भी रहता है। अब इसके आगे न्यूज़ है पेज नंबर 5 पे, लोकस्ट के बारे में। लोकस्ट अटैक, हाई अलर्ट इन 9 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। लोकस्ट का अटैक जो है एमपी, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में हुआ और छत्तीसगढ़ से उड़ीसा में भी होने वाला है। यानी कि जो सेंट्रल इंडिया के स्टेट्स हैं उनको क्रॉस करके लोकस्ट अब उड़ीसा में पहुंचने के रास्ते में है, उड़ीसा में ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। तो इसीलिए उड़ीसा ने अपने 9 डिस्ट्रिक्ट को जो छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर बनाते हैं हाई अलर्ट पर कर दिया है। यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है और जो इंसेक्टिसाइड है उसको स्प्रे करने के लिए जो फायर टेंडर्स का यूज़ किया जा रहा है। फायर टेंडर क्या होते हैं? फायर टेंडर आग बुझाने के लिए जो दमकल यूज़ किए जाते हैं, जिनके काफ़ी ज़्यादा बड़े डायमीटर के पाइप होते हैं जिनसे पानी के थ्रू प्रेशर में पानी छोड़ा जाता है और आग बुझाई जाती है। तो इन फायर टेंडर का यूज़ किया जाएगा इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने के लिए। और ये जो बड़े लेवल पे अपने बड़े ग्रुप में लोकस्ट आ रहे हैं इनको मारने के लिए फायर टेंडर का यूज़ किया जाएगा उड़ीसा में। लोकस्ट क्या है? लोकस्ट एक स्पीसीज़ है
ग्रास हॉपर की, और इसमें ये जो पर्टिकुलर लोकस्ट है ये डेजर्ट लोकस्ट है, मेनली इनकी ब्रीडिंग डेजर्ट एरिया में होती है। इस बार लोकस्ट का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। राजस्थान में बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने खेतों को बर्बाद किया, उसके बाद एमपी में पहुंचे और फिर छत्तीसगढ़ क्रॉस करके उड़ीसा में पहुंचने वाले हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है पेज नंबर 8 पे देखते हैं। पेज नंबर 8 पे मलयालम प्रोड्यूसर नॉट कीन ऑन फिल्म रिलीज ऑन OTT प्लेटफॉर्म। OTT प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिया गया, OTT प्लेटफॉर्म ओवर द टॉप को OTT बोला जाता है, और ये नॉर्मल जो फिल्म के डिजिटल रिलीज के बारे में बताते हैं। तो मलयालम जो प्रोड्यूसर हैं वो अपनी पिक्चरों को, अपनी फिल्मों को OTT प्लेटफॉर्म में रिलीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा कीन नहीं है। वो चाहते हैं कि लॉकडाउन के बाद उनके जो मूवी है वो सिनेमा हॉल्स जो हैं, पिक्चर हॉल, उन्हीं में रिलीज़ की जाए। उसी के बारे में एक सर्वे किया गया था और उसके बारे में ये बताया गया है। तो OTT रिलीज वॉज एन ऑप्शन, एक ऑप्शन था, एक चॉइस थी प्रोड्यूसर के लिए, हु वांटेड टू टाइड ओवर फाइनेंशियल क्राइसिस इन दिस अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन बाय गोइंग फॉर ए डायरेक्ट टू डिजिटल रिलीज। बट ज़्यादातर जो प्रोड्यूसर हैं वो चाहते हैं कि उनकी जो मूवी है वो पिक्चर हॉल में ही रिलीज हो। नेक्स्ट न्यूज़ है रेमडेसिविर क्लियर्ड फॉर इमरजेंसी यूज़। रेमडेसिविर एक मेडिसिन है, एक वैक्सीन है जो एंटी वायरल वैक्सीन है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर रेमडेसिविर एंटी वायरल वैक्सीन है, और बेसिकली ये जो वैक्सीन बनाई गई थी ये हेपेटाइटिस सी के लिए बनाई गई थी। रेमडेसिविर वाज ओरिजिनली डेवलप्ड टू ट्रीट हेपेटाइटिस सी, और उसके बाद इसका यूज़ इबोला वायरस डिजीज़ के लिए भी किया गया, मारबर्ग डिजीज़ के लिए भी किया गया, लेकिन बहुत ज़्यादा ये इफेक्टिव देखने को नहीं मिली। तो रेमडेसिविर का यूज़ हेपेटाइटिस सी और इबोला के लिए किया जाता था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुई, और इसके बाद अब कोविड-19 के पेशेंट्स को इमरजेंसी यूज़ करने के लिए ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स है इंडिया के, उसने अलाउ कर दिया गया, केवल इमरजेंसी यूज़ के लिए अभी ये क्लियर की गई है। ये एक एंटीवायरल ड्रग है रेमडेसिविर। निसर्ग का हमने रूट देख ही लिया है। निसर्ग नेक्स्ट न्यूज़ है आपका पेज नंबर, देपसोंग भी देख लिया हमने। पेज नंबर 14 पर चलते हैं, वर्ल्ड पेज पे। वर्ल्ड पेज पे न्यूज़ है चाइना कैप्ट WHO इन डार्क विथ डिलेड रिलीज इन की वायरस डेटा। अब जो चाइना के द्वारा कोविड-19 से रिलेटेड डेटा था ये काफ़ी ज़्यादा लेट दिया गया WHO को, जिसके बारे में ब्लेम USA के प्रेसिडेंट के द्वारा भी किया गया, और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस बारे में काफ़ी सवाल उठाए थे। तो अगर हम WHO की बात देखें पिछले 3-4 महीने में, तो WHO ने हर जगह पब्लिकली प्रेस किया था चाइना को फॉर स्पीडी रिस्पॉन्स टू न्यू कोरोना वायरस, एंड थैंक यू बोला था चाइना गवर्नमेंट को फॉर शेयरिंग डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू कोरोना वायरस और उसके जो भी जेनेटिक मैप है। लेकिन अभी बट इनफैक्ट चाइनीज़ ऑफिशियल्स काफ़ी लंबे टाइम तक ये जो कोरोना वायरस से रिलेटेड डेटा है उसको दबा के बैठे थे, उसको रिलीज़ होने नहीं दिया चाइनीज़ ऑफिशियल्स ने। ये जो डेटा है ये अभी फाउंड किया गया, जो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ईमेल्स हैं और कुछ साइंटिस्ट के जो इंटरव्यू हैं, उसके बाद ये देखा गया है। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है इस आर्टिकल में कि किस तरह से एक तरफ WHO चाइना को पब्लिकली प्रेस कर रहा था कोविड-19 के टाइम में, दूसरी तरफ अगर एक्चुअल डॉक्यूमेंट देखे जाए तो लंबे टाइम तक चाइना ने केवल छोटी सी इन्फॉर्मेशन ही चाइना को दी थी। चाइना ने ये बहुत कम इन्फॉर्मेशन WHO को दी थी, और मेजर जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने पास ही रखी थी। अगर टाइमली चाइना के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन WHO को पास ऑन कर दी जाती, दे दी जाती, तो ये जो वर्ल्ड लेवल पर पेंडेमिक की स्थिति बनी है ये काफ़ी ज़्यादा हद तक कंट्रोल की जा सकती थी। इंटरनेशनल लॉ ऑब्लाइज करते हैं हर एक कंट्री को टू रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन टू WHO दैट कुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ। तो दुनिया में अगर बाकी देशों के लिए पब्लिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम हो सकती है, तो हर एक कंट्री की ये ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसी इन्फॉर्मेशन WHO को अवेलेबल करवाए टाइमली। यूनाइटेड नेशन एजेंसी हैज़ नो इन्फोर्समेंट पावर। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि WHO के पास कोई पावर ही नहीं है। अगर कोई भी देश इसके विरुद्ध जाता है या इन्फॉर्मेशन दबा के रखता है, इन्फॉर्मेशन टाइम नहीं लाता, और WHO को अगर बाद में पता चलता है, तो WHO के पास ऐसी पावर ही नहीं है कि वो ऐसे कंट्री के अगेंस्ट कोई डिसीजन ले सके, कोई कदम उठा सके। तो एक तरह से टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन है WHO, और इसको जो पावरफुल कंट्री है दुनिया में उनकी मर्जी पे काम करना पड़ता है। ज़्यादातर टाइम में जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अगर हम WHO के साथ साथ WTO की बात करें, तो WTO का जो ट्रेड रिलेटेड मुद्दों पे
जो कार्रवाई करती है WTO, उसको देखकर भी ये समझ में आता है कि WTO भी कोई एक्शन नहीं ले सकता है किसी वायलेटिंग कंट्री के अगेंस्ट। तो जितनी पावरफुल कंट्री हैं, अगर वो कोऑपरेट करती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो ऑर्गेनाइजेशन अपना काम अच्छे से कर सकता है। अगर कंट्रीज कोऑपरेट करना छोड़ दें तो यहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ WHO के साथ भी देखा जा रहा है अभी आज के टाइम में। तो इसी बात को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। सेकेंड न्यूज़ है 60 मिलियन कुड बी पुश्ड इनटू पॉवर्टी। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है जिसका नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। जून महीने में ये रिपोर्ट 2020 की रिलीज़ की गई। ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछी गई है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज़ की जाती है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है। कोविड-19 पेंडेमिक इज एक्सपेक्टेड टू हैव सीवियर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसा बताया गया है इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के बारे में भी बताया गया है, जिसको एक शॉर्ट फॉर्म EMDE से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। EMDE क्या है? इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़ EMDE कहलाती है। और ये काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल होने वाले हैं, यानी कि EMDE जो भी दुनिया के इमर्जिंग मार्केट हैं और जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, जिसमें इंडिया भी आता है, काफ़ी वल्नरेबल रहने वाले हैं कोविड-19 के कारण जो इकोनॉमिक आउटपुट का लॉस हुआ है उसको देखते हुए। और करीब 60 मिलियन पीपल कुड बी पुश्ड इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी दिस ईयर। 2020 में एक्सट्रीम पॉवर्टी में जा सकते हैं 60 मिलियन लोग, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। अब यहाँ पर ऐसे माहौल को डील करने के लिए कंट्रीज़ के द्वारा क्या क्या काम किए जाने हैं, ये पॉलिसी चॉइसेस दी गई हैं डेविड मालपास के द्वारा, जो हेड हैं वर्ल्ड बैंक के। तो पॉलिसी चॉइसेस क्या होनी चाहिए, कंट्रीज़ के द्वारा कैसी पॉलिसीज अडॉप्ट की जानी चाहिए। पहली है ग्रेटर डेट ट्रांसपेरेंसी टू इनवाइट न्यू इन्वेस्टमेंट। तो जो भी डेट से रिलेटेड मैटर्स हैं किसी कंट्री में, तो उनके बारे में कंट्री को ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, तभी दूसरी कंट्री से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तभी इकोनॉमी अच्छे से रिवाइव कर सकेगी। तो पहला है कि ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी विथ रिगार्ड टू डेट। दूसरा है फास्टर एडवांसेस इन डिजिटल कनेक्टिविटी। तो डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाए जाने की जरूरत है। एंड ए मेजर एक्सपेंशन ऑफ कैश सेफ्टी नेट फॉर पुअर। गरीब लोगों को कैश पैसा उनके हाथों में दिया जाना चाहिए। ये ही बात जो इंडिया के इकोनॉमिस्ट हैं उनके द्वारा भी की गई है। जो अभिजीत बैनर्जी जी हैं 2019 में, जिन्हें इकोनॉमिक में नोबेल प्राइज़ मिला है, उन्होंने भी बहुत ही क्लियर बोला था। जो इंडिया के पूर्व RBI के गवर्नर रह चुके हैं रघुराम राजन, उन्होंने भी बोला था कि लोगों को, गरीबों के हाथ में पैसा देने की ज़रूरत है। किसी लोन की कोई प्रोसेस करने से गरीबों को डायरेक्टली हेल्प नहीं दी जा सकती। और ये जो कोविड-19 की कंडीशन है, इसमें गरीबों को तुरंत हेल्प चाहिए। इसके लिए कैश सेफ्टी नेट बहुत ज़रूरी है। तो यही बात वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी रिपीट की गई। तो ये जो पॉइंट्स है वर्ल्ड बैंक के, जो पॉलिसीज़ में अडॉप्ट किए जाने चाहिए वर्ल्ड ओवर सारी कंट्रीज़ के द्वारा, ये पॉइंट है ग्रेटर डेट ट्रांसपेरेंसी टू इनवाइट न्यू इन्वेस्टमेंट, फास्टर एडवांसेस इन डिजिटल कनेक्टिविटी एंड मेजर एक्सपेंशन ऑफ कैश सेफ्टी नेट फॉर द पुअर, एंड दिस विल हेल्प लिमिट द डैमेज एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिकवरी। तो स्ट्रॉन्ग रिकवरी और डैमेज रोकने के लिए ये जो पॉलिसीज़ चॉइसेस हैं ये अडॉप्ट की जानी चाहिए कंट्रीज़ के द्वारा। इसके अलावा जो EMDEs हैं, इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़, ये अभी हेल्थ क्राइसिस फेस कर रही हैं, रिस्ट्रिक्शंस फेस कर रही हैं, इवन एक्सटर्नल शॉक भी बहुत बड़े लेवल पे फेस किया जा रहा है इन कंट्रीज़ को, बिकॉज एक्सपोर्ट का काफ़ी लॉस देखने को मिला है, फॉलिंग ट्रेड, टूरिज्म का लॉस हुआ है, कमोडिटी प्राइजेस में काफ़ी कमी आई है। और इसके साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल आउटफ्लो है इन कंट्रीज से, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। जैसे इंडिया में भी जो FII है उनके द्वारा काफ़ी तेज़ी से अपना पैसा निकाला जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो GDP है 3 से 8% इन कंट्रीज़ में शॉर्ट टर्म में कम होने वाली है। EMDEs are also expected to witness spillover of after effects of US, यूरोपियन एरिया एंड चाइना। तो इस रिपोर्ट में बोला गया है कि USA, यूरोपियन एरिया में जितनी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, और तीसरा चाइना, ये तीन जो इकोनॉमी है इनके स्लो होने के कारण जो वर्ल्ड की सारी इकोनॉमी है वो एक लंबे टाइम तक रिसेशन के फेज़ में रहेंगी। और इस कारण से ये जो EMDEs है, EMDEs यानी कि जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है, उनका रिसेशन थोड़ा लंबा चल सकता है।